हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट बिहार के एक गांव की कहानी का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। क्लास 8, 9, 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग जा करके उस वीडियो को भी देखिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इसका पीडीएफ आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा यदि आप लोगों को डिमांड रहा तो। ऐसे तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग वीडियो को देखिए और अपने नोटबुक पे नोट करते चलिए, तो आपका राइटिंग भी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ा रखे हैं, और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट में बताना। हम इसका चैप्टर का बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हुए लाइन बाय लाइन हम पूरा चैप्टर क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो कहता है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो इसका हमने यहाँ पे डिफिनेशन दिया है कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के द्वारा जो उपलब्ध किए गए पदार्थ के रूप में स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। यानी कि उत्पादन हम लोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने सबसे फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है वो उत्पादन को लेकर के लिखा है। हमने लिखा है कि उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु या पदार्थ का निर्माण से नहीं है, बल्कि उपयोगिता का सृजन करना है। जैसे कि हम लोग भूमि को उपयोग में लाते हैं, और उपयोग करने के बाद उस पर हम लोग उत्पादन की क्रिया को पूरा करते हैं, श्रम के साथ करते हैं, पूंजी लगाकर करते हैं, और संगठन के द्वारा भी हम लोग उत्पादन का कार्य करते हैं। और इन सभी का मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना, ठीक है। अब उपभोग की बात करें तो उपभोग वो होता है जिसका हम लोग प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं के लिए संतुष्टि के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन यूज करते हैं, भोजन उपयोग में लाते हैं, वस्त्र उपयोग में लाते हैं, मकान उपयोग में लाते हैं। तो ये सभी क्या है, जो भूमि के द्वारा उत्पादन किए गए भोजन है उसको हम लोग उपभोग करते हैं, उसको हम लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऐसे चीज को हम लोग उपभोग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि उत्पादन के 5 साधन निम्नलिखित हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम एवं साहस या साहसी जिसे बोला जाता है। ये सभी उत्पादन के 5 साधन है। अगर हम लोग इसके बारे में जाने भूमि क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि भूमि वो होता है जो हमें पृथ्वी के ऊपरी सतह के साथ साथ जीवन की सारी क्रियाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराती है, उन्हें हम लोग भूमि कहते हैं। श्रम करने का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों के द्वारा मेहनत किया जाता है उससे हम लोग श्रम कहते हैं। अगर पूंजी की बात करें तो पूंजी क्या होता है, तो धन का वह अंश रूप जो उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है। व्यवस्था या संगठन का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे सामान या बहुत प्रकृति में ऐसे चीज हैं जो आपको उत्पादित के रूप में नहीं मिलता, उनको इकट्ठा करना होता है। तो इकट्ठा करने की जो व्यवस्था होती है उसी को हम लोग संगठन बोलते हैं। उद्यम या साहस की बात करते हैं तो व्यापार में घाटा और फायदा होते रहता है। तो इन सभी को एडजस्ट करने वाले, इन सभी को उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को उद्यम या साहसी के नाम से जाना जाता है, या उन्हें साहसी या उद्यमी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हमने यहाँ पे आपको ओरली समझा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो जैसा कि आप इस कहानी को पढ़े होंगे तो शुरू में ही आपको देखने को मिला होगा कि फतेहपुर गांव के जो लोगों का मुख्य पेशा है वो आप कृषि है, या कह सकते हैं खेती है। खेती बाड़ी फतेहपुर के गांव के लोग करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमि और पूंजी में अंतर कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि भूमि तथा पूंजी में निम्नलिखित अंतर है। प्रकृति के द्वारा जो मुफ्त में दी गई चीज है उन्हीं को हम लोग भूमि कहते हैं। जैसे कि भूमि के ऊपरी सतह पे बहुत सारे चीज दिए गए हैं, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि कहते हैं। जबकि प्राकृतिक की जो निःशुल्क देन है उन सभी चीजों को छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो संपत्ति आय से प्राप्त होती है उनको हम लोग पूंजी कहते हैं, ठीक है। प्रकृति की जो निःशुल्क देन है उसको छोड़ करके वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है।
अब बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, यदि है तो क्यों। यहाँ पे सिंचित कहने का मतलब जो सिंचाई की व्यवस्था करके बढ़ाया गया जो क्षेत्र है उसको बात करी गई है, ठीक है। तो आइए उसको बात जान लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि स्थिर है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था करके स्थिर भूमि पर उत्पादन अधिक किया जा सकता है, इसलिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है, यानी जब हम लोग किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या किसी चीज का उत्पादन करते हैं उसमें पूंजी का क्या काम होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि उत्पादन के साधन में पूंजी की अपनी एक अहम भूमिका होती है और बिना पूंजी के किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है, इसलिए उत्पादन में पूंजी का महत्व होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है। तो आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्पादन की परिभाषा दीजिए, उत्पादन के कौन कौन से साधन है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप, स्थान या अधिकार में जो हम लोग परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाते हैं, इस चीज को हम लोग उत्पादन करते हैं। जैसे मिट्टी को एग्जाम्पल के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, मिट्टी है उसको हम लोग डायरेक्टली उपयोग में नहीं लाते, उसे मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, और जब घड़ा बनाते हैं तो उस घड़ा का उपयोगिता उस मिट्टी की अपेक्षा क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसी के वजह से वहाँ पे मिट्टी के घड़ा का उत्पादन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देकर हमने आपको बताया। अब पूछता है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के साधन 5 गो हैं, जिनमें आपका एक भूमि है, श्रम है, पूंजी है, व्यवस्था एवं संगठन है, फिर साथ में उद्यम एवं साहस है। ये सभी उत्पादन के साधन है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन के साधनों में संगठन की एवं साहसी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की अहम भूमिका होती है, क्योंकि भूमि, श्रम तथा पूंजी के होते हुए भी समुचित संगठन और साहसी के बिना उत्पादन संभव नहीं है। संगठनकर्ता भूमि, श्रम तथा पूंजी को एकत्रित करके उनसे व्यवस्थित ढंग से उपयोग करता है और उत्पादन का कार्य पूर्ण करता है। ठीक उसी प्रकार से जो उत्पादन का कार्य जो जोखिम भरा हुआ होता है, वो उत्पादन में लाभ होगा या हानि, एक साहसी ऐसा नहीं सोचता। यदि उसे उत्पादन में घाटा हो रहा है तो साहसी उत्पादन करने का साहस नहीं छोड़ता, वो सोच समझकर पूंजी का निवेश करता है, उसी को हम लोग साहसी कहते हैं। तो इन सभी का उत्पादन में कहीं न कहीं अहम भूमिका होती है, कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इन्हीं सभी के द्वारा उत्पादन के जो साधन है या उत्पादन की जो क्रिया है उसको और अच्छा बेहतर ढंग दिया जाता है, बेहतर रूप दिया जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी उसके बारे में आपको एक छोटा सा निबंध लिखना है कि फतेहपुर गांव में कृषि से आधारित कौन कौन से कार्य हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि फतेहपुर गांव में खेती ही क्रिया है। खेती क्या है, मुख्य क्रिया है। इसके अतिरिक्त आपको पशुपालन मिलेगा, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, ये सभी अन्य क्रियाएं जो कृषि को छोड़ करके या खेती को छोड़ करके है। गांव के अधिकांश लोग भूस्वामी हैं। भूस्वामी कहने के मतलब होता है कि उन सभी के पास जमीन ज्यादा मात्रा में है। इनमें से कुछ बड़े परिवार के हैं और कुछ कृषि कार्य मजदूर किसानों से काम करवाते हैं। इस गांव में किसान सिंचाई के लिए नलकूप की सहायता लेते हैं और खेतों में भी प्राय सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। यानी कुल टोटल मिला के देखा जाए तो इस फतेहपुर गांव में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, जो एक अच्छे गांव में या कह सकते हैं एक आदर्श गांव में होने चाहिए, वो आपके इस गांव फतेहपुर में उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि इस गांव में बिजली का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है और खेती में आई नई तकनीक एवं क्रांति के बाद भी गांव के लोगों ने आज भी कृषि के परंपरागत तरीके अधिक लोकप्रिय हैं और इस प्रकार फतेहपुर गांव कृषि से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके बारे में कुछ संक्षिप्त टिप्पणी कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मंझोले एवं बड़े किसान
कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। वे छोटे किसानों से किस तरीके से भिन्न है। तो उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि मंझोले एवं बड़े किसानों के पास अधिक भूमि होती है। और जब आप इस चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आपको सविता नाम की एक महिला मिलेगी जो इसी छोटे तबके की किसान है और उसे किसी व्यक्ति के मतलब जिससे वो ब्याज पर पैसे लेता है, उसके यहाँ वो जो सीजन होता है फसल की, उस सीजन में वो 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो उस सीजन में काम करती है। ठीक है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है इस बुक में, तो आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको वो पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी में कहता है कि अर्थात मंझोले एवं बड़े किसान के पास अधिक भूमि होती है, जिनकी वजह से उनको जोतों का जो आकार होता है वो काफी बड़ा होता है। ये सब मंझोले और बड़े किसानों के पास होती हैं, जिससे वे उत्पादन अधिक करते हैं। जो मंझोले किसान है या जो बड़े किसान है वो उत्पादन ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास जोतों की जो भूमि है वो ज्यादा है। उत्पादन अधिक होने से वे इसे बाजार में बेचकर काफी पूंजी जमा कर लेते हैं। जो मंझोले और बड़े किसान है वो खाने के बाद जो अनाज बचता है वो मार्केट में या बाजार में ले जाकर के उन्हें बेच देते हैं और उनसे जो भी आप उनको अर्निंग होती है वो पूंजी के रूप में जमा कर लेते हैं, जिसका प्रयोग वे उत्पादन की आधुनिक विधियों में करते हैं। इनकी पूंजी छोटे किसानों से भी भिन्न होती है, क्योंकि छोटे किसानों के पास भूमि कम होने के कारण उत्पादन उनके भरण पोषण के लिए ही कम पड़ता है। उन्हें भूमि में अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण बचत नहीं होती है, इसलिए खेती पूंजी उन्हें बड़े किसानों से उधार लेना होता है और साथ में उन्हें ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है, मंझोले और बड़े और छोटे किसानों में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते अगले अगले कंटेंट पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।